बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है कि इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है, एंड रेजिस्टिविटी कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के ऊपर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे और उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफाइन करेंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये कोई वायर है, ठीक है, कोई ये वायर है, इसका ये कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है। अगर हम इस वायर के ठीक है को बैटरी के साथ अटैच करते हैं, इसमें से करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। जैसे ही इसमें करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, इसके अंदर पाए जाने वाले जो इसके मॉलिक्यूल्स जो एटम्स जो होते हैं या जो इसके अंदर मेटल्स के जो आयंस होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ये हमारे आने वाले पॉजिटिव आयंस को और यहाँ से आने वाले नेगेटिव आयंस की फ्लो को क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। आपको अच्छी तरह पता है जब हम मेटल्स की बात करेंगे तो उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं तो आपको अच्छी तरह पता है कि इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, और जब रिपेल करेगा तो इनके कोलिजनों की इंटरकोलिजन जब होगी तो देन इनके दरमियान, ठीक है, जैसे ही इंटरकोलिजन होगी तो हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, तो इसका मतलब उनके दरमियान कोलिजन और ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी। बिकॉज आपको पता है टेम्परेचर डायरेक्ट डिपेंड करता है किसके, काइनेटिक एनर्जी के। और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो देन वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे लॉस ऑफ हीट होगा, और जब लॉस ऑफ हीट होगा इसके अंदर तो ये बॉडी एक तो हीटेड भी होगी, और दूसरा ये आने वाले इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी। ठीक है, मूव करने में उनको रुकावट और मुश्किल पेश आएगी। वो जो रुकावट और मुश्किल पेश आने वाली चीज़ है यहाँ पे एक्चुअली वो रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ये हो गया कि रेजिस्टेंस डायरेक्ट डिपेंड करती है किसके, टेम्परेचर के। रेजिस्टेंस किसके डिपेंड करती है, डायरेक्ट डिपेंड करती है टेम्परेचर के। ठीक है, एट सर्टन कंडीशन, अगर सर्टन कंडीशन के ऊपर भी जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे तो आप बहुत सारे ऐसे हमारे पास मटेरियल है जो हमारे पास क्या है, कंडक्टर है, लेकिन हाई रेजिस्टेंस के ऊपर अगर, ठीक है, ये लो टेम्परेचर के ऊपर जाएंगे तो वो जब हमारे पास लो टेम्परेचर में जाते हैं तो वो भी हमारे पास क्या है, नॉन कंडक्टर बन जाते हैं। ये चीज़ें भी यहाँ पे आपने देखनी है। एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन भी हैं, उनको भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। उसके बाद दूसरी चीज़ अगर यहाँ पे देखें तो हमने कहा कि ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर जब कोलिजन्स होती हैं तो जैसे ही कोलिजन्स होती है तो वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल जो है, या आपके पास इनकी एटम्स की वाइब्रेशन जो है, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड जो है ये इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है। और जब इस, ठीक है, एटम के अंदर ये चीज़ होती है तो दैस इसके अंदर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करती है। और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करती है, क्योंकि कोलिजन की ऑलरेडी आप डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, दैट कोलिजन क्या होती है, कैसा फिनोमेना जिसमें हमारे पास जो है लॉस ऑफ एनर्जी या गेन ऑफ एनर्जी जो होती है, ठीक है, मींस इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर सेम रहती है, कंजर्व रहती है, तो वो इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक उसको कहते हैं। अगर लॉस कर जाती है, ठीक है, सेम नहीं रहती, तो वो इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक हो गया। तो जैसे ये कोलिजन यहाँ पे होती है, इंक्रीज़ होता है हमारे पास जब एम्पलीट्यूड, तो जैसे ही एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होता है तो इसकी रेजिस्टेंस भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। यहाँ पे मैंने अभी भी आपको बताया कि हमारे पास 0, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर जाएँ, किस पे जाएँ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाएँ, तो बाज़ हमारे पास मटेरियल ऐसे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर हम जाएंगे तो दैन हमारे पास क्या है, बाज़ मटेरियल ऐसे हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, शो करते हैं कि हमारे पास रेजिस्टिविटी जो हमारे पास उनकी क्या हो जाती है, 0। अब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में फ़र्क क्या है, याद रखना, रेजिस्टेंस, ठीक है, क्या है, अपोजिशन है, और रेजिस्टिविटी जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है, कि वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वो बॉडी टू बॉडी चेंज होती रहती है। ये आपने ध्यान में रखना है। अब उसके बाद जब हम टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए हमने कहा था कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, उसकी यहाँ पे डेफिनेशन लिख देते हैं। तो डेफिनेशन में हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट कहता है द फ्रिक्शनल चेंज, ठीक है, इन रेजिस्टेंस, माइनर चेंज इन रेजिस्टेंस, द फ्रिक्शनल चेंज
इन रेजिस्टेंस, ठीक है, कि रेजिस्टेंस के अंदर जो छोटी सी चेंज आती है, जो माइनर सी चेंज आती है, ठीक है, और ये जो रेजिस्टेंस होती है किसकी होती है, किसी भी मटेरियल या सब्सटेंस की होती है, ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। वो कब आती है, ये पर केल्विन, 1 केल्विन की वजह से, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक हो गया। तो ये क्या होता है हमारे पास, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, द फ्रिक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की जो फ्रिक्शनल चेंज होती है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज अ ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब हम उसको डिफाइन कर रहे थे, वो कहता है मैथमेटिकली अगर हम देखेंगे तो हम इसको लिखते हैं अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ हाई टेम्परेचर माइनस रेजिस्टेंस ऑफ लो टेम्परेचर और ज़ीरो टेम्परेचर डिवाइडेड बाय, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ लो टेम्परेचर इनटू टी टेम्परेचर, ठीक हो गया। याद रखना यहाँ पे ये जो टी हमने डिनोट किया है एक्चुअली ये चेंज इन टेम्परेचर के लिए है, यहाँ पे लिख भी देते हैं आर टी जो है रेजिस्टेंस एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। आर नॉट जो है रेजिस्टेंस एट ज़ीरो केल्विन या लो टेम्परेचर भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक होगा। उसके बाद टी इज, ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, और इसका फार्मूला है टी इज इक्वल टू आर टी माइनस टी, ऐसे लिख दें टी हाई माइनस टी लो, हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर। उसके बाद अल्फ़ा है कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है, रेजिस्टेंस। अब आपको अच्छी तरह पता है कि हमारे पास ये जो आर होता है, ठीक है, ये पढ़ के आए हम, ये बराबर होता है रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ और एरिया के। अगर हम आर टी की बात करें तो हम लिखेंगे आर टी इज इक्वल टू, ये तो चेंज नहीं होगी क्योंकि ये मटेरियल तो सेम है, ठीक हो गया। तो हम इसको कह देते हैं ओवर ए, और मटेरियल अगर हाई टेम्परेचर पे है, ठीक है, टी पे है तो इसके साथ टी लिख देंगे, और अगर ये ज़ीरो पे है तो इसके साथ क्या लिख देंगे, ज़ीरो एल ओवर ए, लेंथ और एरिया सेम है। अब क्या कहता है, इस वैल्यूज़ को हम अपने फार्मूले के अंदर पुट करते हैं, इस फार्मूले के अंदर पुट इन वन। अगर हम इसको पुट इन वन करें तो देन हमारे पास एक नई इक्वेशन आती है, तो देन हमारे पास क्या है, एक नई इक्वेशन आती है, और वो नई इक्वेशन क्या है, अल्फ़ा इज इक्वल टू, ठीक है, आर की जगह आ गया आर टी रो टी इंटू एल ओवर ए माइनस, ठीक है, रो नॉट एल ओवर ए डिवाइडेड बाय रो नॉट एल ओवर ए इंटू टी। अब हम इसमें देखें तो एल ओवर ए कॉमन है, इसको ले लेते हैं कॉमन। अल्फ़ा इज इक्वल टू एल ओवर ए इंटू रो टी माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय एल ओवर ए इंटू रो नॉट टी। एल ओवर ए से कैंसिल कर दिया, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू रो टी माइनस रो नॉट ओवर रो नॉट टी। अब देखें आर की जगह हमारे पास रो नॉट आ गया या रो आ गया, एक्चुअली रो क्या है, रेजिस्टिविटी है। इसका मतलब हमने रेजिस्टेंस कोफिशिएंट को रेजिस्टिविटी के कोफिशिएंट में क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है।
तो ये क्या है, रेजिस्टिविटी कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पेपर में पूछा जाता है। क्लियर हो गया। तो ये था। अब इसकी अगर आप देखें तो हमने सारी बातें की, तो इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट भी लिखनी है आपने। तो यूनिट हमने कहा था पर केल्विन मींस केल्विन पावर -1, इसकी क्या है, के पावर -1 इज द यूनिट ऑफ, तो के पावर -1 जो है वो यूनिट है किसकी, अल्फ़ा की। ठीक है, ये याद रखना है। और अल्फ़ा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। अगर इस फॉर्म में है तो रेजिस्टिविटी, और अगर यहाँ पे आर की फॉर्म में होगा तो वो रेजिस्टेंस होगा। तो ये था आज का लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम देखेंगे आगे को हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहे हैं, एंड दैट इज़ ठीक है कि हमारे पास जो है क्या होता है, रियोस्टेट क्या है, थर्मिस्टर क्या है, या हमारे पास कलर कोडिंग क्या होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।